नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रकाशीय शोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। शोषण क्रिया जो कि हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है तथा इस शोषण क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। कोशिकाओं के द्वारा उपापचय क्रिया के अंतर्गत जब ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है तो इसे हम कोशिकीय शोषण कहते हैं। और यह क्रिया प्रकाश व अंधकार में समान दर से संपन्न होती है, अर्थात शोषण की प्रक्रिया पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसे हम डार्क रेस्पिरेशन भी कहते हैं, अंधकार शोषण। परंतु आधुनिक वर्षों में वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान के अंतर्गत पाया कि प्रकाश संश्लेषी पौधे के जो भाग होते हैं उन प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात दिन के समय में शोषण दर सामान्य शोषण दर अर्थात अंधकार में होने वाले शोषण से कहीं 3 से 4 गुना अधिक होती है। और प्रकाश की उपस्थिति में इन प्रकाश संश्लेषी अंगों के अंतर्गत होने वाली शोषण प्रक्रिया को प्रकाशीय शोषण अर्थात फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकाशीय शोषण में सामान्य शोषण या ऐसे कहे हम अंधकार शोषण जो होता है उसी की भांति O2 का उद्ग्रहण अर्थात उपभोग तथा CO2 का विमुक्तन अर्थात निष्कासन होता है। लेकिन जो मुख्य अंतर यह है कि सामान्य शोषण प्रक्रिया के अंतर्गत जहां एटीपी का निर्माण होता है, वहीं इस प्रकाशीय शोषण में एटीपी का निर्माण नहीं होता है। प्रकाशीय शोषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोर्टकोव ने 1963 में किया था। ओटो बार्गबर्ग ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को इनहिबिट करती है अर्थात संदमित करती है और ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर को संदमित करने के प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ओरेगन तथा बो ने 1971 में वारबर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में राइबोलोज बिसफॉस्फेट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। अर्थात हम जानते हैं कि जो CO2 ग्रही राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है वह रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करने का कार्य करता है और रुबिस्को एंजाइम के अंतर्गत दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है अर्थात कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एंजाइम दोनों की, जिसके फलस्वरूप रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समान एफिनिटी तथा संबंधता प्रदर्शित करता है। और ये रुबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ CO2 को जोड़ने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप है जो फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। तो इस चक्र के अंतर्गत आप देखोगे तो राइबोलोज डाइफॉस्फेट है, ये है जो रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में प्रकाशीय शोषण के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है,
जिसके फलस्वरूप फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लाइसरेट का निर्माण होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन युक्त यौगिक है। जब राइबोलोज डाइफॉस्फेट CO2 जुड़ जाती है तब हम देखते हैं कि पीजीए का निर्माण होता है, जो कि सामान्य कैलोरीन चक्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्रकाशीय शोषण के अंतर्गत आपको इस पीजीए के साथ में फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिसे हम फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल भी कहते हैं, का निर्माण होता है और यह एक 2 कार्बन युक्त यौगिक होता है। और इस प्रकार जो ये ग्लाइकोलेट बनता है, ये ग्लाइकोलेट है जो प्रकाशीय शोषण के अंतर्गत शोषणाधार का कार्य करता है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट के ऑक्सीजनेशन के फलस्वरूप निर्मित फॉस्फोग्लाइकोलेट तथा फॉस्फोग्लाइसरेट का निर्माण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, यह है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और निर्मित फॉस्फोग्लाइकोलेट का उपापचय ग्लाइकोलेट चक्र द्वारा होता है। और ये जो ग्लाइकोलेट फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसका है जो ग्लाइकोलेट का उपापचय 3 कोशिकाओं, जिसके अंतर्गत आपके क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों एक इकाई के रूप में, अर्थात संयुक्त रूप से एक इकाई के रूप में प्रकाशीय शोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। इस ग्लाइकोलेट चक्र को C2 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रथम उत्पाद निर्मित होता है वह 2 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। क्लोरोप्लास्ट में उच्च ताप, प्रकाश की उपस्थिति तथा उच्च ऑक्सीजन व निम्न CO2 सांद्रता पर राइबोलोज डाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमने देखा कि 2 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल तथा 3 कार्बन युक्त यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। और फॉस्फोग्लाइकोलेट के डीफॉस्फोरिलेशन द्वारा तुरंत है जो ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। और इस ग्लाइकोलेट का क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीसोम में स्थानांतरण हो जाता है और यहां ग्लाइकोलेट का ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा ग्लाइऑक्सिलेट में, अर्थात ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है, जो कैटालिस एंजाइम द्वारा जल तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। और ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल अर्थात ग्लाइऑक्सिलेट का ट्रांस एमिनेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लाइसिन नामक एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। यह ग्लाइसिन नामक एमिनो अम्ल साइटोप्लाज्म के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित हो जाता है और ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर के सीरीन का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड व एक अणु अमोनिया का भी इस प्रक्रिया में निर्मित होता है। यह क्रिया एक जटिल क्रिया है जिसमें एक से अधिक एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार यहां प्रकाश प्रेरित CO2 का विमोचन होता है। यहाँ पर जो ये CO2 विमुक्त हुई है, ये प्रकाश प्रेरित CO2 विमुक्तन है, इसलिए हम इसे प्रकाशीय शोषण करते हैं। और
यह सीरीन का यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से पर ऑक्सीसोम में स्थानांतरण होता है, जहां हाइड्रोक्सी पायरुविक अम्ल में इसका रूपांतरण हो जाता है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट का NADH के द्वारा अपचयन ग्लाइसरीट में हो जाता है और इस ग्लाइसरेट का अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है, जहां इसके फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है तथा इसका जो उपापचय प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र में होता है। तो इस प्रकार प्रकाशीय श्वसन की संपूर्ण अभिक्रिया एक चक्रीय प्रक्रम में होती है, इसलिए इसे प्रकाश श्वसनी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाशीय श्वसन का क्या महत्व है। प्रकाशीय श्वसन की अनुपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार पर पौधों को दो समूहों प्रकाश श्वसनी पादप तथा प्रकाश श्वसन रहित पादप में विभक्त किया जा सकता है। प्रकाश श्वसन युक्त पादप सामान्यतः टेम्परेट रीजन्स अर्थात शीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित होते हैं, जबकि प्रकाश श्वसन रहित पादप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रकाशीय श्वसन का महत्व पौधों के विकास में भी माना गया है। पूर्व काल में जब CO2 सांद्रता अत्यधिक कम थी, तब प्रकाशीय श्वसन सामान्य प्रक्रिया थी, जो CO2 सांद्रता में वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे कम होता गया। परंतु अब CO2 सांद्रता के घटने व O2 सांद्रता बढ़ने पर पुनः सामान्य रूप से ये प्रकाशीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाशीय श्वसन ऑक्सीजन द्वारा क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि प्रकाशीय श्वसन के अभाव में ऑक्सीजन सांद्रता क्लोरोप्लास्ट को हानि पहुंचाती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाशीय श्वसन तथा अप्रकाशीय श्वसन में क्या अंतर है। सबसे पहले प्रकाशीय श्वसन में देखते हैं तो यह केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि अप्रकाशीय श्वसन प्रकाश व अंधकार दोनों अवस्थाओं में होता है। प्रकाशीय श्वसन केवल प्रकाश संश्लेषी भागों में होता है, जबकि अप्रकाशीय श्वसन सजीव अर्थात पादपों की सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होता है। प्रकाशीय श्वसन में श्वसनाधार ग्लाइकोलेट होता है, जबकि अप्रकाशीय श्वसन में श्वसनाधार कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन हो सकता है। प्रकाशीय श्वसन के अंतर्गत श्वसनाधार जो ग्लाइकोलेट होता है वो नवनिर्मित होता है, जबकि अप्रकाशीय श्वसन के अंतर्गत जो श्वसनाधार प्रयुक्त होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, वो नवनिर्मित अथवा पहले से निर्मित जो संचित है वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशीय श्वसन की बात करते हैं तो ये क्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा पेरोक्सीसोम्स यानी 3 अंगों में संपन्न होती है और तीनों अंग एक इकाई के रूप में एक साथ संयुक्त होकर के इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। वहीं अप्रकाशीय श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। एक सिंगल सेल के अंतर्गत ये जो अप्रकाशीय श्वसन संपन्न हो जाता है। प्रकाशीय श्वसन में ATP का निर्माण नहीं होता है, जबकि अप्रकाशीय श्वसन में ATP का उत्पादन होता है। प्रकाशीय श्वसन में ट्रांस एमिनेशन अभिक्रिया भी होती है, जबकि अप्रकाशीय श्वसन में ट्रांस एमिनेशन अभिक्रिया नहीं होती है। प्रकाशीय श्वसन क्रिया ऑक्सीजन उपलब्धता तथा तापमान वृद्धि के साथ तीव्र हो जाती है। वहीं अप्रकाशीय श्वसन ऑक्सीजन उपलब्धता पर निर्भर
करती है, परंतु अधिक सांद्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा तापमान प्रभाव व अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं के समान रहता होता है। प्रकाशीय शोषण पादप के लिए आवश्यक क्रिया नहीं है, जबकि अप्रकाशीय शोषण एक आवश्यक क्रिया है। प्रकाशीय शोषण के अंतर्गत हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है, जबकि अप्रकाशीय शोषण के अंतर्गत हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है। थैंक्स।